से कोई लेना देना नहीं है कि वो आपके लिए बुरे हैं या अच्छे हैं। कवि को ये भी बताना चाहिए था कि हमारे मन में जब कोई विचार हावी हो जाता है तो वो एक चुंबक की तरह काम करने लगता है और अपने जैसे सिचुएशन, लोग और चीजों को अपनी ओर चुंबक की तरह अट्रैक्ट करता है। उन्हें बताना चाहिए था कि इससे पहले कि हम अमीर बने, हमारे मन को चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देना चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब हमारे मन में अमीर बनने का थॉट पूरी तरह से हावी हो जाए और हमारा मन सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही सोचने लगे। तभी हमारे प्लान सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसा कि हेनली कवि थे ना कि फिलोसोफर, इस वजह से वो अपनी बात को सिर्फ कविता के अंदाज में कह पाए। उन्हें फॉलो करने वाले कुछ समझ पाए और कुछ नहीं भी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और इस अटल सच से पर्दा उठने लगा। स्टीवन स्पिलबर्ग एक और शख्स हैं जिन्होंने हम खुद अपने भाग्य के विधाता होते हैं इस बात को सही साबित करके एक नई मिसाल कायम की है, जो अब तक की फिल्मों के सबसे महान डायरेक्टर साबित हुए। उन्होंने बचपन से ही फिल्म डायरेक्ट करने का सपना संजो लिया था। एक खास बात ये थी कि उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया और बचपन से ही एक पुराने कैमरे से शौकिया तौर पर फिल्में बनाने लगे। स्पिलबर्ग को यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह मिला, इसकी बिना बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक गाड़ी में बैठाकर गेस्ट को पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो घुमाया जाता था। स्पिलबर्ग उस गाड़ी में छुप करके बैठ जाते और पूरा चक्कर लगाकर वापस आते थे। जब वो वापस गेट के पास आ जाते तो उनकी ये आदत थी कि पहरेदार से 2-4 गप्पे जरूर लड़ा लिया करते थे। इस तरह कई दिन बीत गए और वो लगातार 3 महीनों तक स्टूडियो जाते रहे। जाते समय पहरेदार से हाथ हिलाकर सलाम करते और वापस आते समय हाथ हिलाकर अलविदा कहते। वो हमेशा कोट पहनते थे और हाथ में एक सूटकेस रखा करते थे, जिससे पहरेदारों को ये महसूस हो कि वो समर क्लास अटेंड करने वाला एक स्टूडेंट है। अब तक उन्होंने कई डायरेक्टर, राइटर और एडिटर से बातचीत करके जान पहचान बना ली थी। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में खाली कमरा मिलने पर उन्होंने अपने नाम के आगे डायरेक्टर लिख करके चिपका दिया था और वहां पर बैठने लगे। इसी तरह एक दिन वहां के प्रोडक्शन हेड सिड शिम्बर्ग से उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने शिम्बर्ग को कॉलेज के टाइम पर बनाई हुई फिल्म दिखाई। शिम्बर्ग उस फिल्म को देख करके इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उस नौजवान को स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और उनकी पहली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, पर इसे क्रिटिक्स का बहुत प्यार मिला। यहाँ तक कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिले। उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब कहीं से उन्हें जॉज बुक मिली। स्टूडियो उस पर फिल्म बनाने के लिए तैयार थी और उसके लिए उन्हें एक बेहतरीन डायरेक्टर भी मिल गया था। स्पिलबर्ग इस फिल्म को खुद बनाना चाहते थे, जबकि उनकी पिछली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने कोई खास बिजनेस नहीं किया था। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। उन्होंने प्रोड्यूसर्स के सामने अपनी बात रखी और उस डायरेक्टर को हटा करके उन्हें फिल्म देने की मांग कर दी। वैसे ये कोई आसान काम तो नहीं था। उन्हें शुरू से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रोडक्शन तंगी के दौर से गुजर ही रहा था। खैर, जब 1975 यानी कि 1975 में जॉज फिल्म रिलीज हुई तो उसे डबल सक्सेस मिली। उसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और क्रिटिक्स ने भी उसकी बहुत तारीफ की। रिलीज होने के 1 महीने के अंदर ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $40 करोड़ की कमाई कर डाली थी, जो कि उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसके बाद स्पिलबर्ग ने कई सारी फिल्में डायरेक्ट की, जिनमें इंडियाना जोन्स सीरीज, द कलर पर्पल, जिसे अवार्ड भी दिया गया था, और एम्पायर ऑफ द सन भी शामिल है। कुछ समय के बाद स्पिलबर्ग ने जुरासिक पार्क नाम की फिल्म डायरेक्ट की, जो कि उस समय के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी। ये स्पिलबर्ग की तीसरी फिल्म थी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसने करोड़ों डॉलर की कमाई की और स्पिलबर्ग यहीं पर नहीं रुके। वो अपने सपनों को लगातार पूरा करने की तरफ आगे बढ़ते गए। उन्होंने हॉलीवुड के 2 बड़े लोगों के साथ मिलकर के अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, जिसका नाम ड्रीम वर्क्स था। तो ये थी स्पिलबर्ग की कहानी। और अब हम सबसे पहले प्रिंसिपल को पढ़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपना दिमाग खुला रखिए। आपको बता देते हैं कि ये प्रिंसिपल किसी एक इंसान की जिंदगी से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि 500 ऐसे अमीरों के एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं जो गरीबी में पले बढ़े और जिन्हें ज्यादा पढ़ने का मौका भी नहीं मिल पाया था, और फिर भी उन्होंने दुनिया में अपना परचम फहराया। तो आगे जिस नियम की हम बात करेंगे वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमें यकीन है कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़े,
मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें 2 ऐसे लोगों की जिंदगियों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े कमाल के चेंजेस किए थे। तो यहाँ पर ऑथर बताना चाहते हैं कि ये दोनों ही लोग उनके काफी करीब है। एक उनका करीबी दोस्त है जिसे वो 25 सालों से जानते हैं और दूसरा उनका बेटा है। इन 2 लोगों की आश्चर्यचकित कर देने वाली सक्सेस के बारे में अगले चैप्टर में बताए गए प्रिंसिपल का बड़ा योगदान रहा है। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे विल पावर की, सक्सेस की ओर पहला कदम, अमीर बनने की ओर पहला कदम। जब एडविन सी बर्न्स उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरे तो उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि वो सिर्फ एक गेस्ट है, बल्कि वो एक राजा की तरह महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन के ऑफिस की ओर रुख किया तो उनका मन काम पर लग गया था। उन्होंने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उन्होंने देखा कि एडिसन उन्हें जिंदगी भर का जुनून और इच्छा पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की इच्छा सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ना ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वो तो इससे भी कहीं ज्यादा थी। ये एक पैशन था जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि उन्हें तो ये हासिल करना ही है। उनका मकसद बहुत अटल था। जब वो एडिसन से मिले तो ये इच्छा बर्न्स के लिए नई नहीं थी, बल्कि ये उनके मन में लंबे समय से सबसे ज्यादा हावी रहने वाली इच्छा बन गई थी। हो सकता है कि शुरुआत में ये इच्छा सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वो एडिसन के सामने खड़े हुए तो वो सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मजबूत और अटल थी। कुछ सालों के बाद वो फिर से उसी ऑफिस में एडिसन के सामने खड़े हुए जहां वो पहली बार मिले थे। इस बार उनकी इच्छा हकीकत में बदल चुकी थी। वो एडिसन के साथ बिजनेस करने लगे थे। उनके मन में सबसे हावी रहने वाला सपना सच में बदल चुका था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं और उनसे जलते हैं, वो बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बर्न्स को किस्मत की बदौलत एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था। पर असल में उन लोगों ने बर्न्स को कामयाबी हासिल करने के बाद देखा था। सच कहूं तो उन लोगों ने कभी भी उनके कामयाब होने के कारणों पर गौर ही नहीं किया। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 साल बीतने के बाद भी बर्न्स को सक्सेसफुल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, और ना ही ऐसा कुछ हुआ था कि जिससे वो एडिसन के साथ बिजनेस में पार्टनर बन सके। हर किसी के लिए वो एडिसन के ऑफिस में काम करने वाले सैकड़ों लोगों में से एक थे, पर वो अपने मन में पहले ही दिन से एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। बर्न्स की कहानी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का बेहतरीन एग्जाम्पल है। बर्न्स सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उनके मन में इससे बड़ी इच्छा कोई नहीं थी कि उन्हें सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उन्होंने इसके लिए एक प्लान बनाया और उन्होंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वो पीछे पलटकर वापस जा सके। वो अपनी इच्छा के साथ खड़े रहे जब तक कि उनकी इच्छा मन में हावी ना हो गई और फिर हकीकत में ना बदल गई हो। जब वो पहली बार ऑरेंज यानी एडिसन के ऑफिस में पहुंचे तो उनके मन में इस तरह के ख्याल बिल्कुल नहीं थे कि मैं एडिसन से उनके ऑफिस में काम करने के लिए मौका मांगूंगा, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि उन्हें एडिसन के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनना है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ महीने यहाँ पर काम करूंगा, अगर मुझे यहाँ कुछ अच्छे मौके नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर कोई और जॉब की तलाश करूंगा, बल्कि उन्होंने ये बात रखी कि मैं कहीं से भी शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ बिजनेस करने का मौका नहीं मिल जाता। उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर मैं एडिसन की कंपनी में फेल हो जाता हूं तो मैं दूसरे मौकों की तलाश करूंगा। उन्होंने बोला कि मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है कि मुझे महान थॉमस एल्वा एडिसन के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनना है, इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने पूरे जीवन को इसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान सोल्जर हुआ करते थे जिन्हें एक बार जंग के मैदान में जीतने के लिए बहुत ही कड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपनी सेना को दुश्मन के साथ जंग में लड़ने के लिए भेजना था। दुश्मनों की सेना संख्या में उनकी सेना से बहुत बड़ी थी। उन्होंने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों और औजारों के उतरने के बाद उन्होंने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर जंग होने से ठीक पहले उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हैं सारी नावें जल रही है। अगर हम अपने दुश्मनों को मार नहीं पाए तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने दुश्मनों का नाश कर दो। और अंत में हुआ यूं
कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी सोल्जर की तरह हर इंसान को वापस